Assalamu alaikum, dear students of 12th class. I welcome all of you here in this section. And this is Zuhaib sir going to discuss the classical genetics. मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जब क्लासेस चल रही थी तो हम क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे दैट इज़ कॉल्ड एज क्लासिकल जेनेटिक्स, जिसको मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहा जाता है। बहुत सारी बातें इस जेनेटिक्स के रिलेटेड हमने की है, तो उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, फिर से उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स मूविंग अहेड तो आज बात करेंगे इसी क्लासिकल या मेंडेलियन जेनेटिक्स की। क्या है मेरा आज का पहला टॉपिक? Now, as you already know that this term genetics was coined by Bateson in 1906. Already हमने कहा है genetics is that branch of biology which deals with the study of heredity and variation. ठीक है, फिर हेरिडिटी हमने कहा है, हेरिडिटी क्या होता है इसको भी डिस्कस किया है, वेरिएशन क्या होता है इसको भी डिस्कस किया है। मुझे नहीं लगता है इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है। नाउ हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, वेरिएशन डिफरेंस इन द इंडिविजुअल्स होता है, वो सारी बातें मेरे बच्चों हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। फिर वेरिएशंस के रिलेटेड सोमैटिक वेरिएशन, जर्माइनल वेरिएशन, जो कि ऑलरेडी हम क्लास में खत्म कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स भी हमने खत्म किए। हाँ, हमने कहा है ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेनेटिकल ब्रांच। पहला क्लासिकल, दूसरा मॉलिक्यूलर, और तीसरा ब्रांच, थर्ड ब्रांच जो है उसको कहा जाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। वो भी ऑलरेडी बेटा हमने किया है। नाउ एज फार एज टुडेज लेक्चर इज कंसर्न, आपको पता है हम क्लासिकल या जिसको आप मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हो, जो कि ऑलरेडी आपने इनसे पहले भी 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो वही वाला जेनेटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स आपको पता है ग्रीगर जोहन मेंडल को कहा जाता है, मॉडर्न जेनेटिक्स का कहा जाता है, मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का। वो सारी बातें जो है वो हमने ऑलरेडी की है। नाउ व्हाट अबाउट द टुडेज लेक्चर? तो आज का लेक्चर कहां से हम स्टार्ट करेंगे? कुछ बातें ऑलरेडी हमने क्लास में स्टार्ट की है। आज का जो लेक्चर है, इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द टर्मिनोलॉजी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मेरे बच्चों जो हमें इस जेनेटिक्स में जरूरी पता होनी चाहिए। आई एम गोइंग टू डिस्कस द टर्मिनोलॉजी इन दिस टॉपिक। आज का जो टॉपिक है इट इज टर्मिनोलॉजी रिलेटेड द जेनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात, टर्मिनोलॉजी में हम सबसे पहली टर्म को डिस्कस करते हैं, जिस टर्म का नाम है मेरे बच्चों फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज एक्चुअली यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। It is actually a unit of inheritance which controls a particular character. कोई ऐसा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मैं समझाऊंगा बच्चे आपको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। इट इज एक्चुअली ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है मेरी जिगर, पर्टिकुलर कैरेक्टर। नाउ यूनिट ऑफ कैरेक्टर इनहेरिटेंस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है वो वाला यूनिट जो ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। मेंडल को तो जीन का कॉन्सेप्ट नहीं था, मेंडल को कॉन्सेप्ट था फैक्टर का, जिसको मेरे बच्चों आज हम जीन के नाम से जाना जाता है, जिस टर्म को आज रिप्लेस किया है हमने जीन से। दिस टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय जॉनसन। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको याद रखना, टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय जॉनसन। तो जॉनसन ने जिस टर्म को जीन कहा, मेंडल ने उस टर्म को फैक्टर कहा। तो क्या होता है फैक्टर? फैक्टर वो होता है जो किसी चीज को, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मगर साथ ही साथ ये जो फैक्टर है इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है मेरे बच्चे, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है जो ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म इन जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर। ठीक है,
अब फैक्टर आप बताओ, आज हम इसको जीन कहेंगे, क्योंकि मेंडल ने कहा था, मेंडल का कॉन्सेप्ट था हर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जीन। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एक कैरेक्टर को लूंगा, शेप ऑफ नोज, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, शेप ऑफ नोज, एक इंसान की नाक कैसी है, हाँ एक कैरेक्टर है, और इसको कंट्रोल करता है कोई जीन, एक जीन, जिस जीन को मेंडल ने मेरे बच्चों कहा था फैक्टर, ठीक है। इन द सेम वे जिस प्लांट पे मेंडल ने काम किया, पाइसम सटाइवम, फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है, एक प्लांट जो है, या हाइट ऑफ प्लांट, एक प्लांट जो है इसका हाइट कितना है, इसको कंट्रोल करता है कोई जीन, ठीक है मेरी जिगर, इसको कंट्रोल करता है कोई जीन, और इस जीन का मेंडल ने नाम दिया था फैक्टर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर, इट्स अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फैक्टर या जीन होता कहाँ है, वो बातें भी आगे इसी लेक्चर में डिस्कस हो जाएंगे। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जीन वो चीज होता है जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और वो वाला जीन जो होता है या फैक्टर, इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट मींस इट ट्रांसफर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके बाद बेटा दूसरी टर्म की बात करेंगे, जिस टर्म का नाम है बड़े बच्चों कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर एक्चुअली एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा हाइट ऑफ ह्यूमंस कैरेक्टर है, अभी मैंने एग्जाम्पल दी हाइट ऑफ प्लांट कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर कैरेक्टर है, इट इज सिंपली what we call as character feature of an organism, ठीक है। एक प्लांट का फ्लावर कलर कैसा है, फ्लावर पोजीशन कैसा है, फ्रूट कैसा है, इन सारी चीजों को एक साथ कहा जाता है कैरेक्टर, ठीक है। और दूसरी बात जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम बात करेंगे ट्रेट्स की, अक्सर बच्चों को पूछा जाता है वाइवा एग्जाम में, जिगर मेरे आप बताओ कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क है, ठीक है। कैरेक्टर जो होता है, जैसे मैंने अभी कहा बच्चे आपको, हाइट ऑफ ए प्लांट इज ए कैरेक्टर, ठीक है मेरी जान। उसके बाद हाइट के दो ट्रेट्स हैं, या जिनको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो एक प्लांट होगा पी प्लांट, एक टॉल होगा, और दूसरा जो प्लांट होगा मेरे बच्चे वो शॉर्ट होगा, ठीक है। दिस टॉल एंड शॉर्ट, दीज आर कॉल्ड एज ट्रेट्स, इनको ट्रेट्स कहा जाता है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स, या मेरे बच्चे इनको ट्रेट्स कहो या इनको कैरेक्टर स्टेट्स कहो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये बात आ गई बेटा कैरेक्टर की, ठीक है। नाउ दीज आर कॉल्ड एज डिफरेंट ट्रेट्स, टॉल एक ट्रेट है, शॉर्ट दूसरा ट्रेट है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ए कैरेक्टर और डिफरेंट ट्रेट्स। तो कैरेक्टर की बात आ गई, ट्रेट की भी बात आ गई बच्चे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अलील की, ठीक है, a very important term that is called as allele. Most of the students इसके बारे में पूछते हैं allele क्या है। जब मैं डेफिनेशन बोर्ड पे लिखूंगा, we say allele is actually the alternative form of gene, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को मेरे बच्चों कहा जाता है अलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन को कहा जाता है अलील। अब मसला एक है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म का क्या मतलब है, अल्टरनेटिव फॉर्म का क्या मतलब है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, एलील और जीन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एलील और जीन जो है इट इज वन एट द सेम थिंग। मसला क्या है, आपने अक्सर देखा होगा 10th क्लास में, आप अक्सर लिखते हो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, या तो ऐसे लिखते हो बच्चों, या तो ऐसे लिखते हो स्मॉल टी, या तो ऐसे लिखते हो बेटा आप कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये कैपिटल टी जो है, दीज आर टू एलील्स, ठीक है, ये जो दो है दीज आर एक्चुअली टू एलील्स, दो एलील्स जिनको कहो, दो जीन्स जिनको कहो, इट इज वन एट द सेम थिंग। जो बच्चे हैं वो बोलते हैं एलील और जीन क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब तो समझ ही नहीं आता है बच्चों को। लेकिन मैं आपको आज के बाद बोलता हूं बेटा, जब भी आपको कोई बताएगा तो बोलना जुहेब सर ने बताया एलील और जीन में कोई फर्क नहीं है, जो काम एलील करता है वही जीन करता है, जो जीन करता है वही एलील करता है, दैट मींस एलील एंड जीन इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब अल्टरनेटिव फॉर्म क्यों कहा जाता है, इस वाली डायग्राम में इसमें देखो आप बेटा, इट इज कैपिटल टी, व्हाई इट इज कैपिटल टी। उसके बाद स्मॉल टी, दीज आर आल्सो टू एलील्स, एंड दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी में दो एलील्स तो है, दो एलील्स तो, मगर ये दो एलील्स जो है, ये दो एलील्स तो डिफरेंट है।
In case one, the two alleles are same. In second case, the two alleles are same. In third case, the two alleles are different. क्या मेरे बच्चों, मैं आपको आज एक सवाल पूछता हूं, मेरी तरफ से आपको एक सवाल बच्चे, क्या आपने कभी सोचा हम दो ही बार क्यों कैपिटल टी लिखते हैं? क्या मेरी जान आपने कभी सोचा हम दो ही बार स्मॉल टी क्यों लिखते हैं? क्या हमने कभी सोचा हम दो ही बार ये टी क्यों लिखते हैं? हम एक बार क्यों नहीं लिखते, दो तीन बार क्यों नहीं लिखते? मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है बेटा ना। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो टर्म है, ये अलील की हम बात कर रहे थे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज लोकस, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज लोकस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको इंपॉर्टेंट रखूंगा। लोकस क्या है, अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया उसका भी आंसर दे दूंगा। लोकस इज एक्चुअली द फिजिकल पोजिशन, इट इज एक्चुअली फिजिकल पोजिशन ऑफ a gene on chromosome, ठीक है। It is actually a physical position of a gene on chromosome, ठीक है। तो क्या मतलब है बेटा इसका ये मतलब है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह पे जीन प्रेजेंट होता है उस जगह का नाम है लोकस। इट इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्रोमोसोम बनाता हूं बेटा, एक थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी, जो कि आगे हमें पढ़नी है, ठीक है। एक थ्योरी का नाम है मेरी जान क्रोमोसोमल थ्योरी। क्या मतलब है क्रोमोसोमल थ्योरी का? एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। क्रोमोसोमल थ्योरी का मतलब है जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम्स। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स। एक पॉइंट इसका है, जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम्स। मेरी जान, मैंने जो डायग्राम यहां पे बनाई, ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के ऊपर मैं बहुत सारे जीन्स या अलील्स बनाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जीन है जो कंट्रोल करता है हाइट ऑफ द प्लांट। ये एक जीन है जो कंट्रोल करता है एक प्लांट के फ्लावर कलर को, ठीक है बेटा। नाउ जिस जगह पे ये जीन प्रेजेंट है, इस जगह को कहा जाता है लोकस। सो लोकस क्या है? इट इज सिंपली द फिजिकल पोजिशन ऑफ ए जीन ऑन क्रोमोसोम। फिजिकल पोजिशन ऑफ ए जीन ऑन क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड लोकस, ठीक है। तो बात करेंगे उसकी। नाउ क्यों हम लिखते हैं दो ही बार टी? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट, अब मसला एक है, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, कोई आपसे बताएगा बेटा डिप्लॉइड क्या होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको क्या चीज पता है डिप्लॉइड के बारे में, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट एक्चुअली डिप्लॉइड मींस। मेरी जान, आपको कोई बताएगा बेटा डिप्लॉइड क्या होता है, आप बोलना डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो वाला ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक जीन की दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। आई रिपीट इट वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड। आपको कोई बताएगा डिप्लॉइड क्या होता है, आपका जवाब होगा सर डिप्लॉइड वो वाला ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक जीन की दो कॉपीज होती है और इन दो कॉपीज का नाम है एलील्स। इन दो कॉपीज का क्या नाम है बेटा? एलील्स, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा बेटा मुझे आप बताओ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो आप बोलोगे हैप्लॉइड क्या होता है बेटा? आप बोलोगे सर हैप्लॉइड वो होता है जिसमें एक जीन की एक ही कॉपी होती है। हैप्लॉइड वो होता है जिसमें एक जीन की एक कॉपी होती है। डिप्लॉइड वो होता है जिसमें एक जीन की दो कॉपीज होती है और इन दो कॉपीज का नाम है एलील्स। तो दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है, दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो वाला ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज है। दैट मींस एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज है? दो कॉपीज। तो इस हिसाब से हैप्लॉइड क्या होगा? वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसमें एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है। मेरी जान, अगर आपने देखा होगा जब आपसे कोई पूछता है हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या है, या तो आपका जवाब होगा ह्यूमन बींग्स का क्रोमोसोम नंबर है 46, तो या दूसरा जवाब आपका होगा, दूसरा जवाब क्या होता है आपका? बच्चे आपने देखा होगा बुक्स पे, या तो आप बोलते हो 46 हमारा क्रोमोसोम नंबर है, या तो आप बोलते हो मेरी जान 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या तो 46 या तो
या तो आप बोलते हो 23 पेयर्स। दैट मींस क्रोमोसोम्स जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में है दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर्स। जैसे मेरे बच्चे, जब आप इन हैंड्स की बात करते हो, इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, लेफ्ट वाले हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो मेरा सवाल है हमारी उंगलियां कितनी है टोटल? ये दो तरीके से आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो सर वी हैव 10 फिंगर्स, या आपका जवाब होगा सर वी हैव 5 पेयर्स ऑफ फिंगर्स। Either you can say we have 10 fingers, or you would say we have 5 pairs of fingers. In the same way, we can say either we have 46 chromosome or we have 23 pairs. That means my dear students, अगर हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसकी 2 कॉपीज है। कितनी कॉपीज है? 2। एक कॉपी जो आई है वो पेरेंटल है, फादर से आई है, और एक कॉपी को कंट्रीब्यूट किया है मदर ने, तो वो मैटरनल है। ठीक है, सो हर किसी क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में? 2। अब मुझे नहीं पता आपको क्या पता था डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बारे में। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा वो डिप्लॉयड क्या होता है, आपका जवाब होगा द एनी ऑर्गेनिज्म जिसमें एक जीन की 2 कॉपीज है या एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज। नाउ पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, the two alleles of a gene, जो 2 कॉपीज होते हैं, the two alleles of a gene कहां पे प्रेजेंट होते हैं? The two alleles of a gene they are present at same locus. That means same position पे होते हैं। The two alleles of a gene are present at same locus, but on, मगर शर्त है कहां पे होते हैं? But they are present on homologous chromosome। मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The two alleles of a gene are present at same locus, but they are present on homologous chromosome. Homologous chromosome क्या होता है? Those chromosomes, 2 chromosomes जिनका जीन सीक्वेंस या तो आइडेंटिकल है या तो नियरली आइडेंटिकल है, उनको कहा जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। बेटा स्पेलिंग के लिए माफी चाहता हूं, जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। सो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, इसी के जैसा बिल्कुल सेम एक क्रोमोसोम होगा जिसको कहा जाएगा क्रोमोसोम नंबर 1। तो आप बोल सकते हो ये जो पहला वाला है इट इज द फर्स्ट क्रोमोसोम पेयर, और इट इज क्रोमोसोम नंबर 1, और ये हो गई इसकी कॉपी। अब एक जीन है, फॉर एग्जांपल ये पी प्लांट का क्रोमोसोम है। ठीक है, लेट फॉर एग्जांपल पी प्लांट का जो हाइट का जीन है, हाइट एक कैरेक्टर है, इसको जो जीन कंट्रोल करता है उसके 2 एलील्स है, तभी तो आप 2 बार टी लिखते हो। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हम 2 बार टी क्यों लिखते हैं? 2 बार इसलिए टी लिखते हैं मेरे बच्चे क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन की 2 कॉपीज हो गई, और ये हो गया एक अलील टी, दूसरा टी हो गया दूसरा अलील। ठीक है, the two alleles of a gene, the capital T and capital T जो है, these are the 2 alleles of a gene, they are present at same locus। for example एक टी अगर यहां है, इस टी का, इस जीन का दूसरा एलील इसके दूसरे क्रोमोसोम पे होगा, बट एट द सेम पोजीशन सेम है मगर क्रोमोसोम दूसरा है। सो द 2 एलील्स ऑफ ए जीन आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन बट ऑन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसीलिए इसी को कहा जाता है डिप्लॉयड। जब बेटा गमीट फॉर्मेशन होगा, गमीट फॉर्मेशन में ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, तभी तो हैप्लॉइड। ईदर एक गमीट होगा जिसमें ये वाला क्रोमोसोम होगा, और कोई गमीट होगा जिसमें ये वाला क्रोमोसोम होगा। सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म यही होता है जिसमें एक जीन की 2 कॉपीज, बट द 2 कॉपीज आर प्रेजेंट एट सेम लोकस, पोजीशन सेम है मगर होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये हो गया बेटा डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। आई होप आपको समझ आया होगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टर्म की जिसका नाम है होमोजाइगस। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टर्म। मैं आपको फिर एक बहुत अच्छी डायग्राम वो इस पे बनाऊंगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। Now let's discuss another term that is called as homozygous। ठीक है जिगर, homozygous क्या होता है? homozygous का मतलब है when 2 alleles are same।
जब दो एलील्स मेरे बच्चे सेम है, इस कंडीशन को कहा जाएगा होमोजाइगस। ठीक है, ये होमोजाइगस दो टाइप्स का है। ठीक है, होमोजाइगस जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन, इट इज ईदर होमोजाइगस डोमिनेंट, either it is homozygous dominant or it is homozygous recessive। homozygous dominant क्या है बेटा? homozygous dominant का मतलब है when both the alleles are dominant, and remember always a dominant allele is represented by capital letter। dominant allele जो है इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, and when the two alleles are same but they are recessive, and रिसेसिव एलील जो है दे आर रिटन इन स्मॉल केस लेटर। ठीक है, डोमिनेंट एलील जो है उसको कैपिटल में लिखा जाएगा और रिसेसिव जो है इसको लिखा जाएगा बेटा स्मॉल लेटर में। ठीक है, होमोजाइगस क्या होता है? व्हेन द टू एलील्स आर सेम, इसमें द टू एलील्स आर सेम बट both the alleles are written in the capital form, it is dominant। dominant क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, now either homozygous dominant when the two alleles are in capital letter and homozygous recessive when the two alleles are in small case letter, it is called as homozygous dominant and homozygous recessive। दो टर्म्स आई इसमें, homozygous dominant and homozygous recessive। इसके बाद बेटा बात करेंगे heterozygous की। heterozygous क्या होता है? Now, as far as this heterozygous is concerned, it is simply when two alleles are different। जब दो alleles मेरे बच्चे different है तो इस कंडीशन को कहा जाता है heterozygous। different का मतलब है एक dominant है और एक इसमें recessive है। dominant को लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, recessive को लिखा जाएगा स्मॉल केस लेटर में। क्योंकि अभी तक हमें एक ही पता है, now capital T small t, this condition it is called heterozygous condition। इसमें दो एलील्स तो है लेकिन एक एलील कैपिटल में है, दूसरा एलील स्मॉल में है। जो कैपिटल में है वो डोमिनेंट है, जो स्मॉल में है वो रिसेसिव में है। तो मसला है मेरे बच्चे ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, नाउ मैं यही समझा, लेट मी डिस्कस दिस। अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, इसमें जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये वाला जो प्लांट है ए फिनोटिपिकली दिस प्लांट विल बी टॉल। इस ये प्लांट क्या होगा? टॉल। दैट मींस ये वाला जीन या एलील जो है दिस कैपिटल टी कोड्स फॉर टॉलनेस। लेकिन इस प्लांट में दूसरा जीन है जो कोड करता है डिवार्फनेस को। दो एलील्स हैं, एक है डोमिनेंट एक है रिसेसिव। डोमिनेंट वाला जो है ये टॉलनेस को कोड करता है, रिसेसिव वाला जो है ये डिवार्फनेस को कोड करता है। बट हेटेरोजाइगस कंडीशन का क्या मतलब है? हेटेरोजाइगस कंडीशन का मतलब व्हेन द टू एलील्स आर डिफरेंट। जब दो एलील्स डिफरेंट हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, उससे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डोमिनेंट वाला रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ये इसको अपने अंदर दबा के रखेगा, ये इसको म्यूटेट करके रखेगा, रिसेसिव एलील को म्यूटेट करके रखेगा। सो इन दिस केस ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल टी और टेक्स प्लेस। ये जीन एक्सप्रेस हो जाएगा, ये वाला जीन एक्सप्रेस नहीं हो जाएगा। जो जीन हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस हो जाएगा उसको कहा जाएगा डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं हो जाएगा इसको कहा जाएगा रिसेसिव। सब नेक्स्ट टर्म डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होता है? वो वाला जीन, एनी जीन या एलील, एनी जीन और एलील विच एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस होगा, विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। लेकिन किस कंडीशन में मेरे बच्चे? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। any allele or gene which can express itself in the heterozygous condition इसको कहा जाएगा dominant। तो रिसेसिव किसको कहा जाएगा? वो वाला जीन या एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, which cannot express। कब ये एक्सप्रेस नहीं होगा मेरे बच्चे? ये एक्सप्रेस नहीं होगा which cannot express in presence of, जब इसके साथ बिग शो होगा, which cannot express in presence of dominant allele। जो एलील डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस के साथ नहीं एक्सप्रेस हो जाएगा उसको कहा जाएगा मेरे बच्चे रिसेसिव एलील। दैट मींस एक हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी जो है टॉलनेस को कोड करता है, स्मॉल टी जो है डिवार्फनेस को कोड करता है, मगर ये वाला जो प्लांट जिसका जीनोटाइप ये है, फिनोटिपिकली इट विल बी टॉल, ऑल्दो इसमें डिवार्फनेस का जीन था, इसमें डिवार्फनेस का जीन था, मगर ये एक्सप्रेस नहीं हो गया। क्यों नहीं हो गया मेरे बच्चे? क्योंकि इसको कैपिटल टी ने दबा के रखा। जो एक्सप्रेस करेगा वो तो डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस नहीं हो जाएगा वो तो रिसेसिव है। एक और बात मेरे बच्चे, क्या रिसेसिव एलील एक्सप्रेस ही नहीं होता है? एक्सप्रेस तो होता है, मगर इस कंडीशन में स्मॉल टी रिसेसिव एलील कैन एक्सप्रेस इन विच कंडीशन? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। आई रिपीट, रिसेसिव एलील कब एक्सप्रेस हो जाएगा? It expresses in homozygous recessive condition. Now this is all regarding dominant recessive heterozygous condition. तो चलो बेटा आगे चलते हैं. In the next term, very important term, that is called as hemizygous. ठीक है, होमोजाइगस तो पता है, हेटेरोजाइगस तो पता है, तो मेरे बच्चे हेमिजाइगस क्या होता है? हेमी मीन्स हाफ, हेमी मीन्स हाफ और सेमी, आप बताओ, इट इज हेमिजाइगस। हेमिजाइगस कंडीशन का क्या मतलब है? when a gene is represented by, जब एक जीन represent होगा by only, when a gene is represented by only one allele, जब एक जीन represent होगा एक ही एलील से, तो we call it as hemizygous। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर जो है मेल का है 44 प्लस XY, फीमेल्स का जो है इट इज 44 प्लस X एंड X। अब बच्चे मेरी बात सुन, 44 क्रोमोसोम जो है दे विल बी प्रेजेंट इन द 22 पेयर्स, ठीक है। ये वाले जो 44 हैं दे विल आल्सो बी इन द 24 पेयर्स। अब तो आपको पता है क्रोमोसोम नंबर 1 जितने जीन उस पे होंगे और एक कॉपी होगी, अभी जो मैंने डिस्कस किया, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, इसकी कॉपी होगी। अगेन देन इट विल बी क्रोमोसोम नंबर 2, इसकी कॉपी होगी। क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो मेल्स में जीन है उसकी 2 कॉपीज है, फीमेल्स में भी 2 कॉपीज है जितने। और ये जो 44 क्रोमोसोम्स है दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स में ऑटोसोम्स के ऊपर जीन्स है वो मेल्स और फीमेल्स में बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि हर किसी जीन की 2-2 कॉपीज है। मेल्स तो मार खा जाते हैं एक जगह, कहां मार खा जाते हैं? जब बात करते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम की, फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा एक्स है, लेकिन मेल्स में एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स एंड विच आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम्स। आई रिपीट, ह्यूमन मेल्स में जो जीन्स एक्स और वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ये एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, इसकी दूसरी कॉपी है ही नहीं। उसके बाद एक वाई क्रोमोसोम है, इसकी भी दूसरी कॉपी नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई जीन इस एक्स क्रोमोसोम पे है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इन द सेम वे वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन है, ये दूसरा है। नाउ द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, वो वाले जीन जो प्रेजेंट होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर, ह्यूमन मेल्स में एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स जो होते हैं दे आर हेमिजाइगस, क्योंकि इनकी कॉपी एक ही होती है। ह्यूमन मेल्स में जो जीन्स एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनकी एक ही कॉपीज प्रेजेंट होती है। दैट इज द रीजन एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स इन ह्यूमन मेल्स आर हेमिजाइगस। लेकिन फीमेल्स में जो जीन्स इस एक्स क्रोमोसोम पे हैं उनकी दूसरी कॉपी इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, वाई जीन तो उसमें प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो हेमिजाइगस में क्या लिखेंगे? I will write here in the example, human males are hemizygous. Human males are hemizygous for किसके related? X and Y linked genes. They are hemizygous for X and Y linked genes. ये बात आ गई बेटा हेमिजाइगस की, ठीक है। इसके बाद डोमिनेंट भी मैंने आपको बताया, रिसेसिव भी बताया। Now let me discuss the another term that is called as phenotype. Now phenotype क्या होता है बेटा? Phenotype होता है simply external appearance. External appearance of a character of an organism is called as phenotype. जो चीज आपको दिखेगा एक ऑर्गेनिज्म में, इट इज कॉल्ड एज phenotype.
किसी कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल सिटम हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है जो आपको दूर से दिखता है। मैं आपको बोलता हूं बेटा फ्लावर कलर, कलर जो है एक फ्लावर का इट इज अ फिनोटाइप। जो चीज आपको नेकेड आई से दिखेगा उसको कहा जाएगा फिनोटाइप, लेकिन दूसरी एक चीज है बेटा सेकंड टर्म दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। द सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है, लेक्चर आधे घंटे, आधा घंटा भी हो गया बेटा क्रॉस, क्या कोई बात नहीं। इसके नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जीनोटाइप इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नाउ दिस जीन फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, these are two genes of same these are two alleles of same gene. This is the genotype and the phenotype of this plant will be tall. उसके बाद small t, this is the genotype and the phenotype of plant, this plant will be dwarf. ये वाला plant dwarf होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, अभी जो मैं डोमिनेंस की बात कर रहा था, ये वाला प्लांट फिनोटिपिकली होगा टॉल। These three terms, tallness, dwarfness, this is phenotype and this one is the genotype. मेरे बच्चे एक बार सीईटी में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो पहले होता था उसमें क्वेश्चन आया था, जीनोटाइप जो है एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंट के साथ। The genotype of an organism interact with the environment, it give rise to phenotype. Genotype interact करता है environment के साथ, ये आपको देता है बेटा phenotype। ठीक है, अब मसला मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है A1, एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है A2। A1 ऑर्गेनिज्म को एक एनवायरमेंट में रखा जाएगा, इसका नाम है A1 एनवायरमेंट। A2 को दूसरे ऑर्गेनिज्म में रखा जाएगा, इसका नाम है E2। अब A1 और A2 जो जीनोटाइप है इसको भी नाम रखेंगे बेटा A1। जीनोटाइप इन दोनों का सेम है, but the two genotypes are placed in different environments. A1 in E1 and A1 जो है दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म, इसको दूसरे वाले एनवायरमेंट में रखा। अब इसका जो फिनोटाइप होगा इट विल बी P1, इसका फिनोटाइप जो होगा इट विल बी P2। दैट मींस सिंपल सी बात है मेरे बच्चे कि एक एनवायरमेंट का इंपैक्ट होता है एक ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप के ऊपर, सो दैट इट विल अल्टीमेटली गिव राइज टू द फिनोटाइप। तो नेक्स्ट बात करेंगे बेटा नेक्स्ट कॉपी, नेक्स्ट टर्म की, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज फिनोकॉपी। जितना वीडियो लंबा हो जाता है इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अपलोड बिकॉज ऑफ दिस। तो उसके बाद बेटा एक और टर्म की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज फिनोकॉपी। फिनोकॉपी क्या है? एक कोई ऐसा फिनोटाइप विच लुक्स लाइक जेनेटिकली कंट्रोल्ड, एक ऐसा फिनोटाइप है विच लुक्स लाइक जेनेटिकली कंट्रोल्ड बट इट इज एक्चुअली एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड। आई रिपीट इट वंस अगेन, फिनोकॉपी क्या होता है? फिनोकॉपी एक ऐसा फिनोटाइप होता है, इट इज एक्चुअली अ फिनोटाइप विच लुक्स, जो कि दिखता है, कैसा दिखता है? विच लुक्स जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ये तो लगता है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है बट इट इज एक्चुअली environmentally controlled. A phenotype which is actually genetically controlled but it looks genetically controlled but it is actually environmentally controlled. मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा बेटा, बटरफ्लाइज है, बटरफ्लाइज को ट्रांसफर किया जाता है एनवायरमेंट 1 से इनटू द एनवायरमेंट 2। ठीक है, butterflies are transported from environment 1 into the environment 2. These butterflies will undergo change in color. इन butterflies में क्या होगा? There will be a change in color. जब change in color आ जाएगा इसमें, तो ये change in color लगता है it is genetically controlled but it is actually environmentally controlled. This phenomenon is called as phenocopy. ठीक है, now this is another term. The next important term that is called as heterosis. नेक्स्ट वाली जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज heterosis. heterosis जो है इसका दूसरा नाम है, इसको दूसरी टर्म है बेटा दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर। heterosis कहो, हाइब्रिड विगर कहो। heterosis या हाइब्रिड विगर क्या होता है? दिस heterosis इज एक्चुअली द सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड। एक हाइब्रिड जो होता है वो हमेशा सुपीरियर होता है, इट इज द सुपीरियोरिटी ऑफ hybrid
to that of its parents, to that of its parents. जब आप हाइब्रिडाइजेशन में दो पेरेंट्स को क्रॉस कराते हो, फॉर एग्जाम्पल P1 एक पेरेंट है, इसको क्रॉस किया जाता है, हाइब्रिडाइज किया जाता है P2 के साथ, इनसे जो ऑफस्प्रिंग निकलता है इसको F1 कहा जाता है। जाहिर सी बात है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में F1 जो होता है वो सुपीरियर होता है इन दोनों पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन के कैरेक्टर्स, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स कंबाइन होते हैं और वो इस F1 वाले ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। सो द सुपीरियोरिटी ऑफ दिस F1 हाइब्रिड टू दैट ऑफ द पेरेंट्स, इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर। ठीक है, इसको कहा जाता है हाइब्रिड विगर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्योर लाइन। ठीक है, मैंने आपको क्लास में बताया था, मेंडल ने काम किया था प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या होता है? प्योर लाइन होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही टाइप ऑफ गमीट बनाएगा। मैं आपको समझाऊंगा, इसको टाइम लगेगा समझाने में। एनी ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म ओनली, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बनाएगा विच फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ गमीट, ओनली वन टाइप ऑफ गमीट्स। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही टाइप ऑफ गमीट बनाएगा तो मेरे बच्चे उसको कहा जाता है प्योर लाइन। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, हाइट के कैरेक्टर लेंगे बेटा, दो एलील्स है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, दीज आर द टू एलील्स। इन दिस केस द टू एलील्स आर सेम। कोई ऐसा प्लांट जिसमें दो एलील्स सेम है, जब दो गमीट्स बनाएंगे एक कैपिटल टी दूसरे कैपिटल टी से अलग हो जाएगा। नाउ द टू एलील्स, हाँ ये वाले जो गमीट्स हैं, ये वाला जो गमीट है, इन बोथ द केसेस इट इज सेम। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज प्योर लाइन। स्मॉल टी एक ही टाइप ऑफ गमीट बनाएगा, स्मॉल टी, कोई भी जो गमीट होगा इसमें स्मॉल टी होगा। मगर ये वाला ऑर्गेनिज्म कैपिटल टी स्मॉल टी, 50% ऑफ द गमीट्स विल बी हैविंग कैपिटल टी, 50% of the gametes will be having small t. तो ये वाला जो है, this is not a pure line, this is a pure line, this is a pure line. ठीक है, तो ये गमीट्स का अलग होना है, it is actually a law of segregation. मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। when the two chromosomes are in pairs, यहां कैपिटल टी है, यहां कैपिटल टी है। ठीक है, ये जो दो क्रोमोसोम्स है, इन दो क्रोमोसोम्स के ऊपर, एक के ऊपर कैपिटल टी दूसरे के ऊपर कैपिटल टी, जब गमीट्स बन जाएंगे, गमीट्स आर हैप्लॉइड, दिस इज अ डिप्लॉइड कंडीशन, 2n, each gene is represented by 2 copies और each chromosome by 2 copies। जब ये दो क्रोमोसोम अलग गमीट फॉर्मेशन होगा, आधे जो गमीट्स हैं उनमें एक कैपिटल टी जाएगा, आधे गमीट्स हैं उनमें ये कैपिटल टी जाएगा। गमीट में एक ही क्रोमोसोम होता है इसीलिए इसको कहा जाता है हैप्लॉइड। गमीट में एक ही क्रोमोसोम होता है इसीलिए इसको कहा जाता है हैप्लॉइड। सो ये बात आ गई बेटा प्योर लाइन की। प्योर लाइन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू द genetics, that is called genome. Genome क्या होता है? It is actually a haploid DNA content of an organism. Haploid DNA content of an organism, it is called as genome. I repeat, haploid DNA content of an organism, it is called as genome. Haploid DNA content एक organism का है, that is called as genome. ठीक है, उसके बाद important term जो है, it is called as sex limited character. सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर क्या होता है? There is another term that is called as sex limited character. Sex limited character वो वाला कैरेक्टर होता है, it is that type of character जिसके जीन्स जो होते हैं दोनों जेंडर्स में प्रेजेंट होते हैं, बट मेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। That means sex limited characters are those characters whose genes जो है, whose genes are present, genes जो है वो प्रेजेंट है, जीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस। दैट मींस मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी है, जीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस। दैट मींस अगर जीन दोनों में प्रेजेंट है तो दोनों में एक्सप्रेस होना चाहिए। बट these types of characters are expressed in only one sex. These are expressed in only one sex. वो वाले कैरेक्टर्स जिनके जीन्स तो दोनों में होते हैं प्रेजेंट बेटा, दोनों
दोनों जेंडर्स में, मेल्स में भी फीमेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट वो एक सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं, एक सेक्स में एक्सप्रेस नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल्स, बियर्ड इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स. ब्रेस्ट डेवलपमेंट का कैरेक्टर जो है उसका, वो सॉरी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट का जो जीन है वो तो मेल्स में भी प्रेजेंट है मगर उसमें एक्सप्रेस नहीं होता है. बियर्ड डेवलपमेंट का जो कैरेक्टर है, दाढ़ी जो मेल्स में आती है, उसका कैरेक्टर तो फीमेल्स में भी है मगर उनमें एक्सप्रेस नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज देयर एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन हार्मोन्स, बिकॉज देयर एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन हार्मोन्स. सो दीज आर कॉल्ड एज सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स. उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाली टर्म की बात करेंगे जिसको कहा जाता है सेक्स इन्फ्लुएंसर कैरेक्टर. There is another term, that term is called as sex influencer character. तो बच्चे sex influencer character क्या होता है? ये sex influencer character वो वाले characters हैं जिसके genes दोनों genders में present है. The genes are again present in both sexes. फिर से बेटा बात सेम आ गई. Genes जो है they are present in both sexes. The genes for sex influenced characters are present in both sexes, but इनका influence different होता है. But they are expressed differently. या तो हम कहेंगे either the influence is different or we can say their expression is different. वहां क्या था बेटा? Their expression is different. वहां genes तो दोनों sexes में present थे लेकिन उनका एक्सप्रेशन हार्मोन डिपेंडेंट था. यहां जीन्स तो दोनों सेक्सेस में है लेकिन इन्फ्लुएंस डिफरेंट है, एक्सप्रेशन डिफरेंट है. मैं बात करूंगा फॉर एग्जांपल बाल्डनेस की बात करेंगे, मींस टकला बाल्डनेस. अगर एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है कैपिटल बी, दैट मींस होमोजाइगस डोमिनेंट, इन दिस केस फीमेल एज वेल एज मेल, दोनों गंजे हैं, मेल एंड फीमेल both becomes bald. ठीक है, both becomes bald if the condition is capital B. If the condition is small b, homozygous recessive, in this case female as well as male, both non-bald, दोनों गंजे नहीं है, दोनों टकले नहीं हो जाएंगे. But if the condition is capital B small b, यहां दो केसेस है. अगर कंडीशन कैपिटल बी और स्मॉल बी है तो मेरे बच्चे यहां दो केसेस है. इन दिस केस मेल जो होगा, मेल बेचारा गंजा हो जाएगा, लेकिन इन दिस केस फीमेल जो है इट बिकम्स नॉन बाल्ड. फीमेल जो है it becomes non-bald. So in this case the expression is different, influence is different. So this is all regarding the terminology of genetics. I hope you have enjoyed the lecture. कोई भी आपको confusion हो जाएगा my dear students, आप WhatsApp करेंगे इस नंबर पे 7006 988 This is my personal WhatsApp number. कोई भी confusion के लिए my dear students, you'll call on this number. Thank you so much for watching this video, and inshallah we'll continue in the future as well.